नमस्कार साथियों। हम सिंधु सभ्यता के बारे में चर्चा कर रहे थे और हमने सिंधु सरस्वती सभ्यता की आकार आकृति, उसका क्षेत्रफल, उसके विस्तार के बारे में चर्चा की थी और सिंधु सरस्वती सभ्यता की उत्पत्ति और उसके निर्माता कौन थे उसके बारे में हमने चर्चा की थी। और उसके अलावा हमने ये चर्चा की थी कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के मुख्य मुख्य स्थल और उन स्थलों की खोजकर्ता और खोज कब की गई और उन स्थलों से क्या क्या अवशेष या साक्ष्य प्राप्त होते हैं उनके बारे में हमने ठीक ठीक चर्चा की थी। और चर्चा प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले तथ्यों के आधार पर हमने की थी। इस बात को जान के उसके बाद में बात करेंगे सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोग कृषि और पशुपालन क्रियाएं किस प्रकार करते थे, कौन सी फसलों का उत्पादन करते थे, किन किन पशुओं को पाला जाता था, इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोग किस प्रकार की व्यापारिक क्रियाओं में शामिल थे, व्यापार कहां कहां होता था या कहां कहां तक व्यापार किया जाता था, कौन कौन सी वस्तुओं का आयात निर्यात होता था, कौन सी वस्तुओं के जो केंद्र या औद्योगिक केंद्र किन किन जगहों पर केंद्रित थे, इन सारी बातों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। एक निश्चित क्षेत्रफल पर फसल उत्पादन करने की क्रिया क्या कहलाती है, कृषि कहलाती है। आप इस बात को जानते हो। तो कृषि उस समय भी थी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी या सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोग भी कृषि कार्य में संलग्न थे। यदि इतिहास में एक ऐसी खोज की जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता और नवपाषाण काल के पहले भी यह कृषि कार्य कहीं होती थी या नहीं होती थी, तो शायद कोई और आंकड़े मिले या ना मिले वो अलग बात है, लेकिन कृषि कार्य मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी क्रांति थी। आप इस बात को बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं कि नवपाषाण काल में सबसे पहले नवपाषाण काल में मनुष्य ने कृषि कार्य करना शुरू किया था या कृषि कार्य करना सीख किया था और कृषि की वजह से मनुष्य के जीवन में स्थायित्व आया था। यानी कि मनुष्य गुफाओं और कंदराओं को छोड़ करके अब कहां आ गया, मैदानी क्षेत्रों में आ गया। कारण क्या था? क्योंकि आप इस बात को बड़ी अच्छी तरीके से जानते हो कि जहां कृषि करनी पड़ेगी तो वहां रखवाली भी, उसका ध्यान भी रखना पड़ेगा। और ध्यान ऐसा नहीं है कि एक अल्पकाल की अवधि के लिए रखा जाता है। कृषि कार्य का मतलब और उसका ध्यान करने का मतलब है आपके जीवन का एक बहुत बड़ा कार्यखंड या आप यूं कह दीजिए एक कालखंड जो है आपको समर्पित करना पड़ता है, तब जाके कृषि कार्य को आप सही तरीके से कर पाते हो। अब कृषि कार्य की ध्यान और उसकी देखभाल रखने के लिए मनुष्य जहां कृषि करेगा वहीं उसके आसपास अपने निवास क्या करेगा, बनाएगा, निवास स्थान स्थापित करेगा। इस वजह से मनुष्य ने गुफाओं और कंदरों को छोड़ करके मैदानी क्षेत्रों में या जहां जहां कृषि, क्योंकि कृषि जो है जो मुख्यतः कहां होती है, मैदानी क्षेत्रों में होती है। इस वजह से मनुष्य क्या कहां आ गया, मैदानी क्षेत्रों में आकर अपने निवास स्थान बनाने लगा। एक तो रीजन ये हो गया कि कृषि की वजह से मनुष्य की जीवन में स्थायित्व आया। ठीक। दूसरी बात, सिंधु सरस्वती सभ्यता की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता ये आती है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नगरीकृत सभ्यता थी। विश्व की प्राचीनतम नगरीकृत सभ्यता का मतलब ये है कि सबसे पहले जो शहर या नगर है वो सबसे पहले किस सभ्यता में देखे गए थे, सिंधु सरस्वती सभ्यता में देखे गए थे। इस बात को ध्यान रखिए। अब इसका मतलब क्या हुआ, कृषि और नगरीकरण का यहाँ क्या कनेक्शन होगा, इस बात को थोड़ा देखते हैं। बहुत सारे विद्वान एक सर्वसम्मत अवधारणा पर, एक सर्वसम्मत विचार पर बल देते हैं कि कृषि ही नगरीकरण की आरंभिक क्रिया थी या कृषि ही नगरीकरण का आधार स्तंभ था। कैसे था? बहुत सारे विद्वान ये मानते हैं कि जहां कृषि होगी तो कृषि में जो अधिशेष होगा, यानी कि जितनी कृषि आपने की उससे जितनी फसल आपको प्राप्त हुई और फसल जितनी आपको प्राप्त हुई उसमें आपने आपके दैनिक जीवन के लिए या वार्षिक जो भी क्रिया होती है उसके लिए आपने रखा, बाकी आप बेचोगे। अच्छा, बेचने के लिए आप अपने स्थान को छोड़ करके एक निश्चित स्थान पर जाओगे, उसे हम मंडी बोलते हैं। तो उस समय की बात करें तो सिंधु सभ्यता के लोग जो फसल जो एक्स्ट्रा थी, जो अधिशेष था, उसे बेचने के लिए अपने निवास स्थान से किसी अन्य स्थान पर जाएंगे। मान के चलिए ये वो स्थान है जहां पे सारे लोग आकर के क्या बेच रहे हैं, अपने अपने जो अधिशेष जो फसल है उसे बेच रहे हैं। अब चूंकि ये जो स्थान है वो एक महत्वपूर्ण स्थान हो गया, क्योंकि बहुत सारे हिस्सों से या अलग अलग हिस्सों से किसान वहां आ रहे हैं और एक स्थल पर आकर के अपने अपने जो उत्पाद है, अपनी उत्पादन जो फसल है उसका क्या कर रहे हैं, वो विक्रय कर रहे हैं। इस बात को करके तो इस वजह से इस स्थल पर क्या होगा, जो आधारभूत सुविधाएं होती है, आधारभूत जो सुविधाएं होती है उनका क्या होगा, विकास होगा।
आधारभूत सुविधाओं में आप यूं भी मान सकते हो, अच्छा परिवहन, अब उस समय कोई रेलगाड़ी नहीं थी, उसमें बैलगाड़ी थी। रेलगाड़ी ने आपकी क्या थी? बैलगाड़ी। उस समय आपकी तारकोल की कोई वो नहीं थी, सड़क नहीं थी। उस समय कच्ची या पक्की ईंटों की सड़कें हुआ करती थी। तो उस समय आधारभूत सुविधा में ये हो गया कि एक तो अच्छा निवास स्थान हो, यहाँ रहने का कोई सिस्टम हो जाए, अच्छी सड़कें बन जाए, यहाँ पे चौड़ी सड़कें बन जाए, कचरा पात्र की व्यवस्था हो जाए, और इसके अलावा आप बोल सकते हो कि यहाँ पे अच्छी बैलगाड़ियों की व्यवस्था हो जाए, सुरक्षा की व्यवस्था हो जाए। ये तमाम जो सुविधाएं थी उस समय आधारभूत सुविधा में आप इनको मान सकते हो। तो आधारभूत सुविधाएं यहाँ पे क्या होने लगी? विकसित होने लगी। और आप इस बात को बड़ी अच्छी तरीके से जानते हो कि जहां पर आधारभूत सुविधाएं विकसित हो जाती है तो वो जो गांव है वो कस्बा, और कस्बे से वो क्या बन जाता है? एक शहर का रूप ले लेता है। गांव का विकास होगा, जनसंख्या बढ़ेगी, आधारभूत सुविधाएं बढ़ेगी, और एक ऐसा स्टेज, एक ऐसी अवस्था में आकर के जब जनसंख्या और वहां की आधारभूत सुविधा इस तरीके से परिवर्तित हो जाएगी कि वहां पर एक बड़ा रेलवे स्टेशन भी हो सकता है, या बस स्टैंड भी हो सकता है, बड़े स्कूल भी हो सकते हैं, बड़ी कॉलेज भी वहां स्थापित हो जाए, बड़ी बड़ी कंपनियों के कार्यालय वहां स्थापित हो जाए, या डाकघर आ जाए, बैंक मिले, सब चीजें वहां एक ही गांव में, एक ही कॉलोनी में आपको मिले। तो वो जब उसका विस्तार हो गया तो वो क्या कहलाएगा? शहर कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार की जो चीजें हैं वो आपको सिंधु सरस्वती सभ्यता मिलेगी। कारण क्या था? कृषि। कृषि के अधिशेष को बेचने का स्थान, और उस स्थान पर आधारभूत सुविधाओं का विकास ही क्या बना? आगे चलकर नगरीकरण का मुख्य कारण बना। ऐसी जो अवधारणा है, ऐसा जो विचार है, उसके ऊपर अधिकांश विद्वान अपनी सहमति प्रकट करते हैं। उसके बाद बात करते हैं कृषि। सिंधु सरस्वती सभ्यता में जो शहर थे, जो नगर थे, उनके पूर्वी भाग में होते थे, हमने ये देखा। ठीक है, उसके अलावा और क्या बात करते हैं? 2017 के साल 2017 तक मुख्य 8 फसलों के साक्ष्य, 8 फसलों के साक्ष्य हमें यहां से प्राप्त होते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता से, और वो भी अनेक अनेक अलग अलग स्थलों से। पहली जो फसल है गेहूं, उसके बाद में चावल, उसके बाद में जौ, उसके बाद में कपास, उसके बाद में मटर, उसके बाद में तरबूज, उसके बाद में खजूर, और एक हम ले सकते हैं राई। ये जो 8 फसलें हैं, या 8 जो फसलें मुख्यतः 2017 तक इन 8 फसलों के साक्ष्य सिंधु सरस्वती सभ्यता के अलग अलग स्थानों से हमें मिलते हैं। इस बात को ध्यान रखना, सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोग मुख्यतः 8 फसलें उत्पादित करते थे। ऐसे साक्ष्य हमें विभिन्न जो शोधें हुई है, विभिन्न जो खोजें हुई है, उनसे हमें प्राप्त होती है। उसके बाद बात करते हैं कृषि कार्य। कृषि कार्य करने के लिए, कृषि कार्य हेतु मुख्यतः कांसे के औजारों का उपयोग किया जाता था। कृषि कार्य करने हेतु कांसे से बने जो औजार उपकरण होते थे उनका प्रयोग होता था। और एक बात हो ध्यान की, जो फसल थी उसे काटने के लिए तांबे के जो हंसी होते उनका प्रयोग होता था। हंसी यानी कि द्रांति जो बोल सकते हो, या द्रांति जैसा ही एक ऐसा कोई उसका आकार और रूप कह सकते हो। तो तांबे के हंसी जो थे उनसे क्या था? फसलों को काटने की क्रिया होती थी। ठीक है, उसके बाद में हम कृषि की और बात करें तो पूरी बात में थी। इसके अलावा 8 फसलें होगी। इसके अलावा एक दार की सेल खड़ी से बनी नींबू की पत्ती मिलती है, और इस पत्ती से हम इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि हो सकता है वो लोग, यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग नींबू से भी क्या रहे हो? परिचित रहे हो। इस बात को आप ध्यान रखिए। उसके बाद में बात करते हैं सिंचाई प्रणाली का साक्ष्य, स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलता है। सिंचाई प्रणाली का स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलता है। सिंचाई प्रणाली का स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलता। देखिए, ऐसी कोई नहरें नहीं मिलती है जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये नहर थी और ये इस क्षेत्र में जा रही है, और ये माइनर ये थी, ये डैम थे। ऐसा कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इस बात को जानते कि सिंचाई तो होती थी, तभी तो फसलें अधिक मात्रा में होती थी। और अधिक मात्रा में फसल होने का आप कैसे कह सकते हो? ध्यान रखना, अधिक मात्रा में फसल होने का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? अन्नागार। और अन्नागार कहां से प्राप्त होते हैं? अन्नागार प्राप्त होते हैं मुख्यतः, आप इस बात को जानते हो, एक तो हड़प्पा, और एक मोहनजोदड़ो, और एक लोथल। इन मुख्य नगरों से हमें अन्नागार की प्राप्ति होती है। इस बात को भी ध्यान रखिए।
उसके बाद में और क्या आप इस बात को जानते हो कि कृषि जो प्राचीनतम प्राचीनतम जुता हुआ खेत कहां से मिलता है? कालीबंगा से। तो ये कृषि के हमें स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। ध्यान रखना, कालीबंगा से जो प्राचीनतम जुते हुए खेत के जो साक्ष्य है, वो जिस क्षेत्र में या जिस खेत में जो बोए गए थे, आज भी उस जगह अलग अलग 14 पिलर बने हुए हैं और 14 पिलरों के नीचे उस खेत का जो जिस खेत में अपने को साक्ष्य मिले थे उस खेत को ढक दिया गया। 14 पिलर है और उसका नामकरण है P1 से लेकर के P14, यानी कि पिलर 1 टू पिलर 14। इस प्रकार से कालीबंगा का जो प्राचीनतम जुता हुआ खेत है, उस खेत को ढक दिया गया और उनपे 14 पिलर लगाए गए हैं, पिलर 1 टू पिलर 14 यानी कि 14 तक। इस बात को ध्यान रखिए। तो ये कई सारी बातें तथ्य है जिनके आधार पर हम सिंधु सरस्वती सभ्यता में कृषि कार्य को समझ सकते हैं। उसके बाद में पशुपालन की बात करें, पशुपालन की बात करें तो हम इस बात को बड़ी अच्छी तरीके जानते हैं कि लोथल से हमने क्या देखा था? लोथल से देखा था घोड़े की मरण मूर्ति प्राप्त होती है। क्या होती है? घोड़े की मरण मूर्ति। उसके बाद में हमने देखा था कि सुरकोटड़ा से घोड़े के ही अवशेष प्राप्त होते हैं। सुरकोटड़ा से क्या होते हैं? घोड़े के अवशेष, खुद स्वयं घोड़े के अवशेष जीवित, यानी कि उसमें जीवित था, बाद में वो मर गया, उसके कंकाल या अस्थि पंजर जो है हमें यहाँ से प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ से मिट्टी की मूर्ति प्राप्त होती है लोथल से, और सुरकोटड़ा से क्या होता है? घोड़े के अवशेष। ठीक है। कालीबंगा से हमें किसके अवशेष मिले? ऊंट के अवशेष। कालीबंगा से किसके? ऊंट के अवशेष। इसके अलावा हमने क्या देखा था? इसके अलावा हमने देखा था कि हड़प्पा से जो सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें मिली थी, हड़प्पा से जो सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें जो मिली थी, उन मोहरों पर सर्वाधिक अंकन जिस पशु का मिलता है, उन मोहरों पर सर्वाधिक अंकन जिस पशु का मिलता है, वो पशु क्या था? बैल। और बैल भी कैसा? एक सींग वाला। बैल कैसा? एक सींग वाला। और कैसा? बिना कुबड़ वाला। कैसा? बिना कुबड़ वाला। तो ये इन सब आधारों पर हम कह सकते हैं कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोग पशुपालन करते थे। उन पशुओं का अपने अपने कार्यों में उनके हिसाब से उनका क्या करते थे? उपयोग में लेते थे। और हड़प्पा, सुरकोटड़ा, लोथल, कालीबंगा, इसके अलावा हम इस बात को जानते हैं कि भेड़, बकरी और गधा, ऊंट, इन सब जो पशु है इनको पाला जाता था। इस बात को ध्यान रखिए। और ये जो साक्ष्य हमने यहाँ देख लिए। इसके अलावा और बात करें व्यापार की, तो व्यापार में क्या था? व्यापार में जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार के व्यापारी क्रिया होते थे, यानी कि दोनों मार्ग थे वो व्यापार के लिए काम में लिए जाते थे। सिंधु सरस्वती सभ्यता में व्यापार हेतु जलीय और स्थलीय दोनों मार्गों से क्या था? व्यापार होता था। एक तो ठीक ये बात। दूसरी बात और क्या है? सिंधु सरस्वती सभ्यता में अंतरराज्य और अंतरराष्ट्रीय दोनों प्रकार के व्यापारों का क्या मिलता है? साक्ष्य मिलता है। अब प्रश्न यूं बन सकता है, अब ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कहोगे, आप देखोगे कि ये तो कोई बात नहीं हुई। प्रश्न यूं बन सकता है कि निम्न में से सत्य कथनों की पहचान कीजिए। आजकल एक नया ट्रेंड आ गया। पहले क्या था? 4 कथन आते थे, अब भी आते हैं, लेकिन अब एक नया और ट्रेंड आ गया। अब क्या है कि निम्न कथनों में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला कथन आएगा 1 नंबर, या ए बी सी ए। उसमें आ गया कि सिंधु सरस्वती सभ्यता में व्यापार केवल स्थलीय मार्ग से होता था, पहला। दूसरा, सिंधु सरस्वती सभ्यता में व्यापार जलीय और स्थलीय दोनों मार्गों से होता था। अब एग्जाम हॉल में एक अलग ही टेंशन होती है, अलग ही डिप्रेशन, स्ट्रेस होता है। उसमें हम सोच सकते हैं कि उस समय जलियान पता नहीं थे या नहीं थे, उस समय आज के टाइम की कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तो जलीय मार्ग तो है ही, तो हम क्या करते हैं? वहां स्थलीय कर देते हैं, क्योंकि स्ट्रेस ही ऐसा होता है। तो वहां पर जो इजी जो क्वेश्चन होते हैं वो भी हम क्या कर देते हैं? गलत कर देते हैं। इस बात को हम ध्यान रखें। उसके बाद में बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार के जो व्यापार थे उसका हमें पता चलता है। अब जैसे कि अंतरराष्ट्रीय का कैसे पता चलता है? एक तो सबसे अच्छा उदाहरण है मेसोपोटामिया
मेसोपोटामिया जो सभ्यता है उसमें एक मोहर मिलती है। मेसोपोटामिया जो सभ्यता है उसमें एक मोहर मिलती है और इस मोहर पर क्या लिखा है? मेलुहा। क्या लिखा मिलता है? मेलुहा। और अधिकांश इतिहासकार विद्वान इस बात को मानते हैं कि मेलुहा जो शब्द है वो सिंधु सरस्वती सभ्यता के लिए प्रयोग में लिया गया। इस बात